हाय। हेलो हाय। सफलता विथा पढ़ना में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से एक बच्चा गर्भ में आता है। ठीक है, क्या क्या क्रिया होती है जिससे बच्चा गर्भ में आता है। आप लोग के बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं इस बेस पर कि जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, तो वो मैं बताऊंगी कि कैसे होता है। आपके जो है एक या दो प्रश्न तो इससे आपके हल हो ही जाएंगे और आते भी हैं, सबको पता है। तो बताऊंगी। देखिए, जो आपके एग्स हैं, फिर आपका स्पर्म है, फिर जाइगोट है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, ये सारा प्रक्रिया समझना ज़रूरी होता है। बिना समझे हम लोग ये नहीं जान पाते कि कब यहाँ पर इस स्टेज में आया है, कब यहाँ से इस स्टेज में गया है। मतलब नेक्स्ट 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 स्टेज हम लोग को पता नहीं चल पाती है। या क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि कैसे जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, कैसे बालक बालक होता है, कैसे बालक और बालिका जो है एक साथ जन्म लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं, ये सारी चीज़ें आज आपकी क्लियर होंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं कुछ भी फालतू की बातें नहीं करने वाली हूँ कि जो है आप इसको स्किप कर देंगे। स्किप करेंगे तो जिम्मेदार आप होंगे कि आपकी कोई चीज़ छूट जाती है तो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है। और जो है जो आप लोगों को मैंने पूछा था ग्रुप पर कि क्या आप लोग लाइव चाहते हैं क्वेश्चन से सॉल्व करना, तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला था हाँ ग्रुप पर। तो यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि अगर जितने लोग चाहते हैं उतने लोग कमेंट में यस लिख कर देंगे। तो अगर 20 लोग भी लिख कर दे देंगे तो मैं बोल दूँगी कि ठीक है, मैं लाइव आपको क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को वहाँ पर कमेंट में लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और लास्ट तक देखिएगा। फिर से कह रही हूँ, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। तो उसको हम लोग पहले चरण में प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ठीक है, पहली चरण है प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्शन, गर्भधान की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्शन। जो गर्भधान होता है, गर्भधान प्रक्रिया में शुक्राणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबको पता है, अपनी गतिशीलता के कारण यही स्त्री के अंडाणु के पास पहुंचकर उसके बाहरी सुरक्षात्मक परत को तोड़ देता है और उसके केंद्रक से संबंध स्थापित कर लेता है। इस प्रकार गर्भाधान की दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में अंडाणु शुक्राणु का सहयोग होता है। दूसरी अवस्था में दोनों के केंद्र आपस में मिल जाते हैं, जिससे गर्भधान की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। इसको मैं पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाऊंगी। देखो क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले हमारा जो एग है, हमारा जो फर्टिलाइजेशन में जो हमारा एग है, ठीक है, जैसे ये आपका जो आपका ये एग है, ठीक है, ये मतलब ये तो अभी फर्टिलाइज हो गया है, तो एग होता है ऐसे। ठीक है, अब वो इसको मैं थोड़ा मोटा करती हूँ ना, बहुत ही पतला है। तो ये एग है जो अभी, ये क्या है, ये साधारण सा एग है और इसको फर्टिलाइज करने के लिए क्या होगा कि शुक्राणु आएगा। जब शुक्राणु आएगा और इसके अंदर प्रवेश करेगा तभी ये एग जो है क्या होगा, जाइगोट बनेगा। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया को मैं आपको एक एक बारीकी से समझाऊंगी। ठीक है, चित्र के माध्यम से ही, पिक्चर के माध्यम से ही, और जो है आपके जो है इस पढ़ते हुए भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रथम अवस्था क्या है, अंडाणु और शुक्राणु का संयोग यानी कि मिलन। संयोग मतलब मिलन। किस तरह से अंडाणु और किस तरह से शुक्राणु मिलते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है। मतलब कि बच्चे का जन्म तो बाद में होगा, पहले गर्भ में उसका प्रत्यारोपण होगा। मतलब कि पहले गर्भ में उसको जो है विकास करने के लिए डाल दिया जाएगा और वहाँ पर जब वो 9 महीने विकसित होगा तब उसके बाद बच्चे का जन्म होगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी बच्चे के जन्म की ही होगी। ठीक है, अब संभोग क्रिया के पश्चात, संभोग मतलब समझ रहे हैं आप लोग, सेक्स। वैसे मैं बता दूं सेक्स संबंध सही नहीं होता है, क्योंकि सेक्स का मतलब होता है लिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर भी संभोग, जिसको सेक्स इसलिए बोलना पड़ता है कि यही प्रचलित शब्द है। ठीक है, तो संभोग क्रिया के पश्चात मतलब कि सेक्स के बाद में जब शुक्राणु की संख्याएं बहुत होती हैं, शुक्राणु जो होता है वो लाखों संख्या में निकलता है। मैं स्पर्म निकलता है, स्पर्म 10 या 20 ग्राम जितना ml निकलता हो, उसमें लाखों शुक्राणु के
जो है लाखों शुक्राणु होते हैं। और उसके बाद में वो क्या होते हैं, वो स्त्री की योनि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब सेक्स हुआ और उसके बाद जब वो जो है उसका पुरुष का जो है जितना भी जो है वीर्य हुआ, वो जब जाके स्त्री के योनि में प्रवेश हो जाता है, जाके सारा निकल जाता है, गिर जाता है, तो क्या होता है उसमें जो चीज़ें जितनी अंदर जाती, कुछ तो बाहर चली जाती है, कुछ अंदर जाती है, तो जो अंदर जाती है उसमें लाखों शुक्राणु ऐसे होते हैं जो अंदर जाते हैं। अब उन्हीं में से कोई एक शुक्राणु ऐसा होता है जो बहुत ही गतिशील होता है। अब इतने शुक्राणु में जो लाखों की संख्या है, उसमें 2, 4, 10 नहीं होते हैं, उसमें एक शुक्राणु ऐसा होता है जो बहुत एक्टिव होता है। वही एक्टिव जो शुक्राणु होता है वो सीधे बिल्कुल रास्ता पकड़ के चला जाता है, और वो रास्ता पकड़ के जाके सीधे सीधे गर्भाशय की ओर बढ़ने लगता है। एक स्वस्थ जो शुक्राणु होता है वो लगभग 1 घंटे की अवधि में गर्भाशय को पार कर लेता है। इस तरीके अंडवाहिनी नलिका में पहुंच जाता है, वहाँ इसे परिपक्व अंडाणु मिल जाता है, तो वह तेजी से उसके समीप पहुंच जाता है। अभी देखो यहाँ एक शुक्राणु जाता है वहाँ पर, ठीक है, मिलता है, ठीक, एक ही शुक्राणु यहाँ से गतिशील रहता है, वो फटाफट मतलब कि बिल्कुल 400 मीटर रेस लगा रहा है और बिल्कुल 240 की स्पीड में लगा रहा है। वो बिल्कुल एक्टिव है, स्वस्थ है, पहुँच गया वहाँ अंडाणु में, मतलब आपके गर्भाशय में। और गर्भाशय में जो परिपक्व अंडाणु है, अभी देखो सारे तो परिपक्व नहीं होते हैं, कोई एक ही रहेगा, भाई सारे हो जाएंगे तो फिर सारे बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। कोई एक अंडाणु जो बहुत परिपक्व रहते तो सारे परिपक्व हैं, थोड़े 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 सब, लेकिन जो एक बढ़िया परिपक्व स्वस्थ अंडाणु मिलता है उससे जाके शुक्राणु मिल जाता है। और शुक्राणु के मिलने से क्या हो जाता है कि जो है गर्भ ठहर जाता है। लेकिन इसकी एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है कि अंडाणु गया शुक्राणु गया अंडाणु में चुप गया, जो है चिपक गया तो मिल गया, ऐसा नहीं, इसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, चलो समझते हैं दूसरी प्रक्रिया क्या है, दूसरी अवस्था, प्रक्रिया नहीं दूसरी अवस्था। अब शुक्राणु का अंडाणु के केंद्र से संबंध स्थापित किया। अभी तक तो वो वहां पर गया और वहां देखा, आंख दोनों की चमकी, दोनों आपस में मिले, प्यार हो गया। अब प्यार तो हो गया, अब प्यार होने के बाद भी आगे का प्रोसीजर होगा, तभी तो प्यार होने के बाद में और नेक्स्ट जो है प्यार की निशानी आएगी। तो प्यार की निशानी के लिए क्या करना पड़ेगा, जब शुक्राणु अंडाणु के समीप पहुंचता है, आंख चमकती है, दोनों आंख मिलाते हैं और दोनों को प्यार हो जाता है देखकर। उसके बाद में उसकी बाहरी सुरक्षात्मक परत को वो तोड़कर केंद्र से संबंध स्थापित कर लेता है। अब दोनों आपस में इकट्ठा हो गए, प्यार हो गया। अब दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, जिसको हग बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब एक दूसरे को क्या करेंगे, जो है अब उसकी जो अंडाणु है उसकी एक सुरक्षात्मक परत होती है, गोला, अभी मैं चित्र दिखाऊंगी, वो पिक्चर दिखाऊंगी तो उसमें देखना, उसमें एक परत होती, उस परत को क्या करता है, तोड़ता है, क्योंकि मजबूत है, स्वस्थ है। भाई 90 किलो का, 70-80 किलो का, 85 किलो का आदमी रहेगा और वो किसी महिला को पकड़ लेगा तो वो महिला हिल पाएगी, नहीं हिल पाएगी। उसी तरह से वो स्वस्थ है, वो सुरक्षात्मक परत को तोड़ दिया और उसके केंद्र से संबंध स्थापित कर लिया। उसके केंद्र में जो है, जो केंद्रक है उसमें जाके जीव द्रव्य भरा होता है, वहां पर जाके संबंध स्थापित कर लेता है। कहने का मतलब वहां पर जाकर वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने में क्या होता है, सबको पता है शुक्राणु के पूंछ होती है और शुक्राणु का सिर होता है। सिर अंदर चला जाता है, पूंछ पीछे छोड़ देता है, वो भी मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, सिर अंदर चला गया और उसने पूंछ अलग कर दी और पूंछ छूट गया। ऐसे छिपकली है, छिपकली जब डर जाती है तो क्या होता है, पूंछ अपनी तोड़ देती है। पहले हम लोग छोटे थे तो कहते थे हाय छिपकली की तो पूंछ कट गई, तो मम्मी हमारी कहती थी अरे पूंछ कटी रही है, वो पूंछ तोड़ दी है। तो क्यों तोड़ दी है, तो डर गई है, तो बस उतना ही रहता था। अभी हम लोग पढ़ने लगे तो जानने लगे कि हाँ वो पूंछ तोड़ सकती है, फिर पूंछ जम जाती है, फिर वो डर जाती है। कभी कभी अपने हम लोग इंसानों से वो डर के तो कभी कभी छोड़ती है, वो आपस में जब जो है उनका वो होता है, मतलब झगड़ा होता है या किसी और जानवर से वो डरते हैं तो पूंछ छोड़ती है, तो बात की बात है ना। उसी तरह से ये भी है कि क्या हुआ कि पूंछ अलग हो जाती है। शुक्राणु के केंद्र का अंडाणु के केंद्र से सहयोग होता है। अब शुक्राणु का केंद्र क्या है, उसका मुंह यानी कि उसका सर, और अंडाणु का केंद्र क्या है, बीच में ऐसे आपका अंडा बना होता है ऐसे, और उसमें एक एक केंद्र रहता है। इसी केंद्र से जाकर क्या होता है, आपका वो शुक्राणु मिल जाता है। और पूंछ, ये वाली पूंछ जो है वो बाहर छोड़ देता है और ये सर ले जाकर यहाँ पर चिपका देता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, फिर जो है इस सहयोग से अंतिम अवस्था में गर्भधान होने पर नए जीव का विकास होता है।
प्रारंभ हो जाता है जब अंडाणु को डिम्ब यानी कि जाइगोट कहते हैं। ठीक है, कब जाइगोट कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए यहाँ पर, नहीं तो फिर जो है ये मत सोचिएगा कि जो है क्या सही है क्या गलत। ठीक है, आपको बता दूं, 1 मिनट में इसको थोड़ा पतला कर दूं। हाँ पतला ही है, नहीं तो वो मोटा हो जाता है ना, बहुत मोटा हो गया था। क्या हुआ कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए कि गर्भधान होने पर नए जीव का विकास प्रारंभ हो जाता है जब अंडाणु को डिंब कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। समझ गए, जाइगोट कब कहते हैं, जाइगोट कहते हैं शुक्राणु के केंद्र का अंडाणु के केंद्र से के सहयोग ही गर्भधान की अंतिम अवस्था है। कहने का मतलब पूछा जाए कि जाइगोट कब होता है, वहां पर ऑप्शन में रहेगा शुक्राणु और अंडाणु के मेल को जाइगोट कहते हैं। ठीक है, ये सही है। इससे भी अंदर अगर चला जाएगा तो बोलेगा कि अंडाणु के केंद्र से शुक्राणु के केंद्र के मिलन को जाइगोट कहते हैं। या ये भी क्वेश्चन आंसर आपका ऑप्शन दे सकता है कि शुक्राणु उसके अंडाणु के केंद्र में शुक्राणु के सिर का चला जाना भी आपका क्या होता है कि वो जाइगोट कहलाता है। इस 3 में से एक ही ऑप्शन आएगा, तीनों नहीं आएगा। ठीक है, तीनों आ जाएगा तो सभी हो जाएगा, और तीनों एक ही चीज़ है। जाइगोट एक ही बार बनता है, वो 3 अलग अलग तरीके से नहीं बनता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं, इस डिंब में कुछ परिवर्तन होता है, इसके फलस्वरूप क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों आधे आधे क्रोमोसोम डिंब में आते हैं। आधे का क्या मतलब होता है, आधे का मतलब होता है 23 इधर का 23 उधर का। ठीक है, कहने मतलब 23 पुरुष का और 23 महिला का क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। 46 होते हैं, इनके जोड़े 23 होते हैं। ठीक है, इसके बाद यह गर्भाशय में आरोपित होता है और गर्भकालीन विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब गर्भ विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है या कब प्रारंभ होती है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो यही आएगा, अंडाणु और शुक्राणु दोनों के जो क्रोमोसोम डिंब में आ जाते हैं। ठीक है, या ये भी हो सकता तो बिल्कुल सही है, या ये बोल दे कि 23 + 23 क्रोमोसोम डिंब में आ जाते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, जो इसी तरह से ऑप्शन देते हैं तो वो सही होगा। यहाँ जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर आपके क्वेश्चंस गलत बिल्कुल नहीं होंगे। और ये भी मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जितना अच्छा यहाँ पर आप पढ़ने को पाएंगे उतना अच्छा आप कहीं भी चले जाइए, कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि ये ऐसी इतनी संवेदनशील टॉपिक है कि कोई इसको जो है जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन इसी संवेदनशील टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसके बाद हम लोग नहीं जान पाते हैं, तो जानना चाहिए। चलिए, अब ये हो गया, गर्भधान के द्वारा निर्धारित होने वाले तत्व संतान के लिंग का संख्या निर्धारण करते हैं। ठीक है, गर्भधान की प्रक्रिया के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब गर्भधान की प्रक्रिया समझ आ गई, अभी मैं चित्र के माध्यम से फिर से समझाऊंगी आपको। वो उसके बाद में जाइगोट आ गया, जाइगोट के बाद में आपका जो है गर्भधान प्रक्रिया शुरू हो गई। गर्भधान प्रक्रिया शुरू हो गई, उसके जो है जाइगोट का निर्माण हो गया। डिंब के निर्माण के पूर्व सनिषेचित अंडाणु में, संसेचित बोला है, इसको बोलेंगे सनिषेचित अंडाणु में ना, सनिषेचित मतलब हो गया कि जो निषेचन, निषेचन मतलब कि एक दूसरे से मिलकर और वो आपस में फूट जाए और मिलने के बाद बच्चे को जो है बनाने लगे, वहाँ पर भ्रूण को बनाने लगे, उसी को निषेचित अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, अब जो आप लोग सुने होंगे कि जो अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। कहने का मतलब पीरियड आता है और वहाँ पर उसको शुक्राणु नहीं मिल पाता है और वहाँ पर उसका मेल नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, पीरियड आता है और सारे जो है आपके एग्स होते हैं वो फट जाते हैं और फट के बाहर निकल आते हैं, यही होता है ना। तो उसी तरह से जो आपके निषेचित हो जाते हैं तो आपके पीरियड्स रुक जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सारे जो वो चीज़ें जो आपके मंथली आपको मिलने वाली रहती हैं गर्भाशय से, वो जाके बच्चे के शरीर में लगने लगती हैं, प्रोटीन, ब्लड जो भी होता है, और उसके बाद बच्चे का पूरा निर्माण होता है। ये तो पता है आपको। ठीक है, मैं कल ये सारी चीजें बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग ये प्रक्रिया समझते हैं। कुछ परिवर्तन होते हैं जब अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रक मिलते हैं। ठीक है, जब अंडाणु के और शुक्राणु के, कहने का मतलब जब ये अंडाणु है इसका केंद्रक और ये शुक्राणु हुआ, ठीक है, और इसका केंद्र, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये दोनों जब मिल जाते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, कुछ प्रक्रिया होती है। दिन भर में 46 क्रोमोसोम केंद्रक मिलते हैं तो दिन भर में 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, मिलजुल कर 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। जबकि शुक्राणु और अंडाणु के परिपक्व के कारण के बाद भी 23 रह जाते हैं। कहने का इसकी क्या मतलब है कि
जब दिन भर नहीं होगा, जब मिलकर, ठीक है, मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु के केंद्र मिलते हैं तो 46 हो जाते हैं। कैसे 46 हो जाते हैं कि 23 यहाँ पर रहते हैं और 23 इसके रहते हैं, तो 46 हो जाते हैं। जबकि शुक्राणु और अंडाणु के परिपक्वकरण के बाद भी 23 रह जाते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु परिपक्व हो जाते हैं तो भी 23 रह जाते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो है अलग हो जाते हैं, फिर भी 23 रह जाते हैं। प्रत्येक उत्पादक कोष में के लगभग 3 भाग होते हैं: बाहरी आवरण, जीव द्रव्य, केंद्रक। अब जीव द्रव्य में सबको मैंने बताया है, जहाँ भी कोशिका आती है और कोशिका में जीव द्रव्य रहता है तो उसमें प्रोटीन्स, वसा, ये सारी चीज़ रहती है। मुख्यतः प्रोटीन रहता है जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है और जो आपके केंद्रक के किनारे किनारे रहता है, केंद्रक को सुरक्षित रखता है, केंद्रक को मजबूत रखता है, ठीक है। इसीलिए प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, ठीक है। केंद्रक उत्पादक कोषों के महत्वपूर्ण संरचना है। केंद्र के अंदर क्रोमोसोम से गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोटीन से बनी धागेदार संरचनाएं हैं। प्रत्येक उत्पादक कोशिका यानी अंडाणु, शुक्राणु, उत्पादक कोशिका किसको बोलते हैं? अंडाणु और शुक्राणु को, में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो 23 के जोड़े में केंद्रक में विद्यमान रहते हैं। अब सोचो, मैंने यहाँ पर एक चीज़ अभी को बताया कि जो है मिलते हैं तो भी 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। जब मिलते हैं तो दोनों के 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। भाई जब मिलेंगे, एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलो ये इरेज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे अब हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे कि यहीं पर बोलता ना 46 क्रोमोसोम बोल रहा है। जब शुक्राणु और अंडाणु परिपक्व के कारण मिल भी जाते हैं तो भी 23 रह जाते हैं। अब मिल जाएंगे अगर क्रोमोसोम शुक्राणु और अंडाणु के, तो भी उनके जब उनके केंद्रक मिल रहे हैं और ये जब केंद्रक मिल रहे हैं तो 23 और 23 इसके तो रह ही जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। भाई पुरुष और महिला के जब मिलते हैं तभी तो जो है एक बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। वो तो अलग सी बात है कि बेटी क्यों होती है, बेटा क्यों होता है, वो अलग आगे बताऊंगी। लेकिन जब मिलते हैं तभी तो जो है इनका जन्म होता है बच्चे का, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहीं पर? अब देखिए यहाँ पर बोला ना कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है 23 जोड़े के रूप में केंद्रक में विद्यमान रहते हैं। यानी कि जो आपका ये ऐसे और ये शुक्राणु रहता है, ये शुक्राणु रहता है आपका, इसमें 23 पाए जाते हैं। 23 जोड़े पाए, हाँ 23 जोड़े, इसमें 23 जोड़े पाए जाते हैं और इसके बाद में उधर 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है, केंद्रक में विद्यमान रहते हैं। यह क्रोमोसोम से ही बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। बालक के लिंग का निर्धारण किस तरह से होता है? अब यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया ना कि प्रत्येक उत्पादक कोशिका अंडाणु शुक्राणु में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 कैसे होते हैं? 23 पुरुष वाले में और 23 महिला वाले में, समझ गए? 23 पुरुष में और 23 महिला में, नहीं 46 महिला 46 पुरुष, इसीलिए जोड़े में बोला जाता है इसको ना, जोड़े में, जिसमें आपका 23 जोड़ा पूरा एक्स महिला का रहता है और पुरुष का जो है 22 एक्स रहता है और एक आपका क्या रहता है? वाई रहता है, ठीक है। पूरा 23 महिला का एक्स रहेगा और पुरुष का क्या रहेगा? वाई रहेगा, जिसमें क्या होगा कि वो एक पुरुष का हो जाता है, जिससे बच्चे के लिंग का निर्धारण हो जाता है। भाई महिला के पास तो कुछ नहीं है, उसके पास तो चाहे आपके पास अगर उसको मिल जाता है वाई तो पुत्र हो गया और अगर उसको मिल जाता है एक्स तो महिला बिटिया हो गई, ठीक है। चलो अब यहाँ तक हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं बालक के लिंग का निर्धारण। अब बालक के लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है? गर्भाधान के बाद शिशु, बालक हो या बालिका, इसका निर्धारण क्रोमोसोम करता है, ठीक है। इसका निर्धारण कौन करता है? क्रोमोसोम। स्त्री के अंडाणु में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वे समान ही होते हैं, एक्स और एक्स। किंतु पुरुष के शुक्राणु जो होते हैं वो 2 प्रकार क्रोमोसोम होते हैं जिनमें 23 जोड़े होते हैं, जो लिंग निर्धारण क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। पुरुष और महिला मैंने बताया कि 23 होते हैं, 46 उसमें 46 इसमें, ठीक है। अब उसमें महिला में तो जो पूरे 46 यानी कि जो पूरे 23 जोड़े हैं वो एक्स हैं, लेकिन जो पुरुष में पूरे 23 जोड़े यानी कि 46 हैं उसमें से आपके 45 होते हैं एक्स और एक होता है वाई,
ठीक है। अतः बालक का लिंग निर्धारण पुरुष शुक्राणु के क्रोमोसोम पर तय करता है। भाई पुरुष का शुक्राणु जो है उसी पर बालक का निर्धारण तय है। ऐसा नहीं है कि अब बहुत अभी नहीं, अब तो मतलब बहुत कम हो गया। पहले के ज़माने में क्या था कि जब महिला को बिटिया होती थी बार बार तो उसको मार के घर से निकाल दिया जाता था, या उसको जला दिया जाता था, या तो उसको बाहर कर दिया जाता था, ठीक है, या उसको छोड़ दिया जाता था, या दूसरी शादी कर ली जाती थी और वो महिला भी बेचारी घर में रहती थी और दूसरी महिला भी उसी घर में रहती थी। तो जो है अत्याचार होता था महिलाओं के ऊपर। लेकिन पुरुषों को इतना ज्ञान कौन देता कि जो है ये अगर स्त्री बालिका उत्पन्न कर रही है तो ये तुम पर दोषारोपण कर सकती है, न कि तुम इस पर दोषारोपण कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो है अगर किसी महिला को पता भी होता तो भी वो इतनी जो है क्षमतावान रहती थी कि वो अपने पति से झगड़ा करे, ठीक है। इतना मतलब बचपन से पैदा होते ही लड़कियों के मन में ये हो जाता है घर संभालना है, कम बोलो, तेज नहीं हंसो, ठीक है, और जो है बहुत आप खुश होकर बाहर चल रहे हो या बहुत आप जो है टाइट होकर चल रहे हो, बहुत सीधा तनकर आपकी शरीर चल रही है, इन सब पर जो है वो लगता है रोक लगता है। अब तो फिलहाल बहुत कम हो गया, बहुत लोग जागरूक हो गए जो अपनी बच्चियों को अब इतना ज़्यादा जो है प्रताड़ित नहीं करते, समझाते हैं। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि टाइट होकर चलो, टाइट होने के चलने से शरीर अच्छी रहती, दुरुस्त रहती, सुंदर लगती है, ठीक है। उसके बाद में जो है लड़की को सशक्त बनाओ, बोलने की क्षमता दो उसको। ऐसा नहीं कि पति मारे, ससुराल वाले मारे पीटे और बिटिया कुछ बोल ही ना पाए। उसको इतनी क्षमता दो कि गलत है तो बोलो, और अगर बोलो तुमको रख नहीं सकते तो तुम इतनी शक्तिशाली बन जाओ कि तुम अपने आप को और अपने बच्चों को जो है देखभाल करके पाल सको। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और आजकल अब होने लगी हैं। पहले ऐसी सब नई चीज़ें थी, लेकिन अब लोग सक्रिय हो रहे हैं, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, ऐसा सब करते हैं, ठीक है। गर्भधारण के समय यदि वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु, अच्छा हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्स क्रोमोसोम आकार में बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम आकार में छोटा होता है। यक्स जो क्रोमोसोम होता है ना उसका आकार बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम जो होता है उसका आकार छोटा होता है, ठीक है। गर्भधारण के समय यदि वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडाणु को गर्भित करता है तो यक्स प्लस वाई क्रोमोसोम होता है जिससे बालक का जन्म होता है। इसी प्रकार से यक्स या गर्भधारण करते समय यक्स और यक्स का मेल होता है, यानी कि केंद्र, दोनों केंद्र से यक्स ही निकलते हैं और मिलते हैं तो बालिका का जन्म होता है। अब यक्स तो महिला के से निकलता ही है, और अगर पुरुष की क्रोमोसोम यक्स ही जो है मिल जाते हैं जाके तो बालिका होती है, लेकिन अगर वाई मिल जाते हैं जाके तो बालक होता है। गर्भधारण के समय क्रोमोसोम का संयुक्तिकरण होता है, यानी कि संयुक्ति मतलब संयुक्त, यानी कि दोनों मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो इस प्रकार से जो है पूर्णतः प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। देखो बेटा हो या बेटी, ये प्राकृतिक प्रक्रिया पर ही निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता, कोई पुरुष है ये नहीं सोच सकता कि हाँ उसको बेटा ही होगा, या कोई भी महिला ये नहीं है कि उसको बेटी होगी, या कुछ भी, इससे कुछ नहीं हो सकता। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया। भाई जब केंद्रक में 46 है, अब 46 में 45 एक्स है और एक वाई है, तो क्या पता कि जो है वो एक में वाई जाके मिलेगा या वो 45 जाके जो है एक्स मिलेगा। ये प्राकृतिक प्रक्रिया, इसमें तो ना अंदर से तो कोई कुछ नहीं कर सकता कि हाँ चलो ठीक है फाड़ो चीड़ो और वाई निकाल के और उसको चिपका दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इस पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। क्रोमोसोम में ही जीन्स भी पाए जाते हैं। अब क्रोमोसोम में जीन्स क्यों पाए जाते हैं? भाई 46 है ना, तो 46 है तो 46 आपके एक्स हैं और यहाँ पर एक्स वाई है, लेकिन इन्हीं एक्स वाई और एक्स में आपके वंशानुक्रम भी पाए जाते हैं। और कहाँ से आएंगे? जब बच्चे का जन्म ही केंद्रक से ही हो रहा है, शुक्राणु और अंडाणु के मेल से, तो वंशानुक्रम क्या कहीं बाहर से थोड़ी उसको इंजेक्शन के थ्रू डाला जाता है, वो तो उसी में होगा ना। जो अपने माता पिता के विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुण जो है इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। एक शुक्राणु और अंडाणु भी इनकी संख्या 40,000 से लेकर 60,000 तक होती है, ठीक है। एक शुक्राणु और अंडाणु में इनकी संख्या 40,000 से लेकर 60,000 तक होती है, अतः बालक में जीन्स की संख्या दूनी अर्थात 80,000 से 1,20,000 तक पहुंच जाती है। इन हजारों जीन्स में प्रत्येक जीन्स किसी न किसी विशेष गुणों को लेकर रहता है, वाहक होता है, मतलब कि लेकर जाता है, वाहक
होता है, वाहक मतलब लेकर जाना, कि जो है ये सारे गुण है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, एक शुक्राणु और अंडाणु भी इनकी संख्या 40,000 होती है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक गुण इन्हीं के द्वारा प्राप्त होते हैं, चाहे 40,000 से 60,000 होती है। और बालक में जीन्स की संख्या दूनी होती है। ठीक है, 80,000 से 1,20,000 तक की होती है। इन हजारों जीन्स में प्रत्येक जीन्स किसी न किसी विशेष गुण का वाहक होता था। कोई भी बालक इन्हीं कारण से वो माता पिता के असर को लेकर रहता है। ठीक है, विभिन्न शारीरिक मानसिक जो है गुणों में अपने माता पिता के समान होते हैं। समझ गए ना? इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगी आपको, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा। जो ये है कि क्रोमोसोम में ही जीन्स पाए जाते हैं। इन जीन्स को आनुवांशिकता का वाहक भी कहा जाता है। उत्पन्न शिशु अपने माता पिता के विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुण इन्हीं के द्वारा प्राप्त करता है। एक शुक्राणु और अंडाणु भी, ठीक है, मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु भी जीन्स के थ्रू ही जो है उसको देखा जाता है। उनकी संख्या क्या होती है, 40,000 से 60,000 तक होती है। अतः बालक में जो जीन्स की संख्या होती है वो दूनी होती है। शुक्राणु और अंडाणु की संख्या आपकी क्या आ जाती है, 40,000 से 60,000। वह भी वंशानुक्रम होती है कि किसी के माँ का जो है जैसे आप सोचो, कभी कभी क्या होता है, किसी की माँ होती है वो जल्दी ही जो है बच्चे को जन्म दी रहती है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपकी मम्मी के आप या आपकी भैया या आपकी दीदी कोई पहले शादी के 1 साल के अंदर जन्म ले लेती हैं। उसी तरह से जब आपकी शादी हो गई या आपके भैया की शादी हो गई तो आपके जो भाभी आई, तो वो जो है मतलब भैया की शादी के लिए नहीं, बेटी की शादी के लिए बात करते हैं, तो आपके जो है दीदी की शादी हुई तो उनका भी क्या हुआ, गर्भधान 1 साल में ही हो गया और बच्चा उत्पन्न हो गया। तो वो आपकी क्या है, वो आपके शुक्राणु अंडाणु के जो है वो हैं, वंशानुक्रम है। उसी तरह से आपके भैया है, उनकी भाभी और भैया की शादी हुई, तो अगर भाभी गर्भवती जल्दी हो गई तो इसमें भैया की भी जो है हो सकता है कि उनके वंशानुक्रम के अनुसार जो 60,000 40,000 जो आपके क्रोमोसोम्स थे वो जो है फर्टिलाइज किए हों। ये वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम में शुक्राणु और अंडाणु का 40,000 से 60,000 तक योगदान है। उसी तरह से जब बच्चा, बालक या बालिका, यहाँ पर बालक मतलब बालक या बालिका, बालक में जब जीन्स की प्रक्रिया होती है तो वो करीब होती है आपके 80,000 से लेके 1,20,000 तक। ठीक है, दुगना। अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग बताना, इससे बढ़िया कोई समझाता हो तो मुझे बताना, आप लोग किससे बढ़िया कोई समझाता। उसके बाद भी इधर उधर के फालतू ग्रुप पर जो है उल्टा सीधा बात होता है, और जो है पढ़ना ओढ़ना अगर है तो फालतू की बात करने से नहीं मतलब होता। कोई भी पढ़ाए, पढ़ने से मतलब है या इससे मतलब है इनको नहीं देखो, उनको नहीं देखो, इनको रिमूव कर दो, उनको एग्जिट कर दो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़ायदा होता है? फायदा ये है कि आप पढ़ो, अपना परीक्षा पास करो, नौकरी लो, आराम से ज़िंदगी गुजारो, मतलब इससे होता है। ठीक है, अब विभिन्न शारीरिक मानसिक गुणों में अपने माता पिता के समान होना। अब संतान की संख्या, मतलब ये तो अपना हो गया कि भाई जो है बच्चा शारीरिक और मानसिक गुण अपने माता पिता के समान उसका हो सकता है। ठीक है, कोई बच्चा बहुत लंबा है, जैसे मेरे मम्मी पापा मेरे पिताजी बहुत लंबे हैं, तो हम लोग, मेरी साइज़ अच्छी है, ठीक है, लेकिन मेरी माता जी लंबी नहीं है, तो मेरे भैया की साइज औसत है, ठीक है, 5.5 फुट है। तो माता पिता की लंबाई पर डिपेंड करता है। लोग जो देखते हैं मुझे बोलते तुम मेरे पिताजी की तरह से हो, शक्ल भी उन्हीं की तरह से है और उन्हीं की तरह से बोलती भी उन्हीं की तरह से बात भी करती हो, तो ये क्या है, ये पिता का ही तो क्रोमोसोम है जो मेरे अंदर वंशानुक्रम बन के दौड़ रहा है। फिर संतान की संख्या का निर्धारण। अब संतान की संख्या का निर्धारण कैसे होता है? गर्भधान के बाद एक या इससे अधिक कितने बच्चों का जन्म होगा यह पूर्व निर्धारित नहीं होता है। ये हम लोग नहीं कह सकते कि हाँ हमें तो भैया जुड़वा बच्चा चाहिए एक बार में फुर्सत। तो ठीक है, आप एक काम करो, आप 2 क्रोमोसोम देना और मैं 2 क्रोमोसोम दूंगी तो हम लोग के 2 बच्चे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हमें जब भी बच्चा होना निर्धारण होना है वो खुद ही होगा, प्राकृतिक ही है ये सब। क्योंकि प्रतिमा केवल अंडाणु स्त्री के अंड होगा अंडवाहिनी नलिका में परिपक्व होकर आता है। इसलिए एक अंडाणु गर्भित होता है, किंतु कभी कभी यह भी देखा गया है कि एक ही माँ के गर्भ में एक बच्चे या उससे अधिक बच्चे हो सकते हैं। तब क्या होता, तब ऐसा होता है कि 2 परिपक्व अंडाणु हो जाएगा, 2 परिपक्व शुक्राणु हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे और जन्म होगा। जहाँ पर एक अंडाणु में 2 शुक्राणु मिलते हैं वहाँ पर एक ही गर्भाशय में, एक ही बच्चेदानी में, एक ही थैले में 2 बच्चे रहते हैं। उसमें क्या होता है, दोनों बालक या दोनों बालिका हो सकते हैं। ठीक है, जब
एक परिपक्व अंडाणु होता है, उसमें 2 शुक्राणु मिलते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, एक परिपक्व अंडाणु होता है, उसमें 2 शुक्राणु जाके मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक ही जो है थैले में, एक ही गर्भाशय में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, 2 बच्चे पलते हैं। ठीक है। और कभी कभी अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलिका में आ जाते हैं, तो 2 अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाते हैं। मैंने वही बोला कि अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलिका में आ जाते हैं, तो 2 अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपके जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। बहुत कम होता है, आप तो सुनते ही हैं, बहुत कम जुड़वा बच्चे होते हैं, मतलब 100 महिलाओं में कहीं 1 सुनने को मिलता है जुड़वा बच्चों के लिए। ठीक है। जब कोशिका विभाजन की क्रिया, यहाँ वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ना, जब कोशिका विभाजन की क्रिया के समय 1 से 2 में विभाजित होते हैं, तो 2 अलग अलग कोषों में विभक्त होकर अलग अलग विकसित होने लगते हैं। अब जब कोशिका विभाजन की क्रिया मतलब कि कोशिका विभाजित होती है, टूटती है, तो उसमें 2 जो है हो जाते हैं, 2 कोष में विभक्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो है जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, जिसको ट्विंस बोलते हैं। कि क्या है, 1 से 2 में विभाजित होते हैं। ठीक है, जब कोशिका विभाजन की क्रिया के समय 1 से 2 में विभाजित, भाई कोशिका विभाजन होता है, उसी में शुक्राणु 2 मिल रहा है, 2 मिल गया जाके। अब जब केंद्रक विभाजित होगा, जब 2 शुक्राणु मिल गए, तो भाई दोनों अपना अपना जो है वो कहे भैया ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार, तुम अपना परिवार देखो, तुम अपना, ठीक है भाई तुम अलग हो जाओ, मेरे घर में तुमको नहीं रहना है, क्योंकि तुम यहाँ मेरी चलती है ना। तो क्या बोलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर कोशिका विभाजन हो जाएगी, कोशिका विभाजन हो जाएगी, एक शुक्राणु अपना बच्चा पालेगा, एक शुक्राणु अपना बच्चा पालेगा। समझ गए आप लोग। जुड़वा बच्चे यानी कि ट्विंस। ट्विंस का क्या मतलब होता है, जब एक अंडाणु एक ही शुक्राणु द्वारा गर्भित होता है, किंतु कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में अलग अलग बराबर भागों में बैठ जाता है, तो उससे 2 अलग अलग समान शिशु का विकास होने लगता है, क्योंकि एक ही शुक्राणु द्वारा एक अंडाणु गर्भित होता है, अतः इस बच्चे का लिंग समान होता है। ठीक है। जब क्या होता है कि जो है 2 शुक्राणु जो है आकर बैठ गए और मतलब कोशिका में मिल गए और अलग अलग बराबर भागों में बट गए, तो क्या होता है, इससे 2 अलग अलग समान शिशु विकास लेने लगते हैं, विकास होने लगता है। ठीक है। फिर जो है यही क्या होता है, ये दोनों एक ही लिंग के बच्चे हो सकते हैं, यानी कि हो जाते हैं। ठीक है, चाहे ये 2 बालक हो जाए, 2 बालिका हो जाए। अब जुड़वा बच्चे समरूपी तो ये हो गए कि समरूप है, 28 दिन में एक अंडाणु परिपक्व होकर और जो है नलिका में आता है, किंतु कभी कभी 2 अंडाणु भी परिपक्व हो जाते हैं और 2 शुक्राणु आकर उनसे मिल जाते हैं। ठीक है, कि कभी कभी 2 अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी में आ जाते हैं और 2 अलग अलग शुक्राणु द्वारा गर्भित हो जाते हैं, तो वो अलग अलग गुणों का विकास होता है, अलग अलग बच्चों का लिंग समान भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ठीक है। वंशानुक्रम गुण, शारीरिक मानसिक विशेषताएं समान भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, या दोनों बच्चे अलग बच्चेदानी में विकसित होते हैं और प्लेसेंटा भी अलग होता है। मतलब कि वहाँ पर एक अंडाणु में 2 शुक्राणु जा रहा था, एक प्लेसेंटा में दोनों बच्चे पल रहे थे। ठीक है, एक जो है उनका जो है पूरा बच्चेदानी का वो थैला था, लेकिन यहाँ पर 2 अंडवाहिनियाँ, 2 अंडाणु अंडवाहिनी में आए हैं और 2 शुक्राणु मिले हैं, तो यहाँ पर 2 बच्चे बनेंगे, दोनों के अलग प्लेसेंटा होंगी, एक का जन्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरे का जन्म कराया जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, इनके शारीरिक गुण धर्म सारे मानसिक वगैरह एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चाहे बालिका हो चाहे जो है बालक हो। इसके बाद में क्या है कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनके कुछ विशेषताएं समान होती हैं, कुछ अलग अलग होती हैं। भाई कभी कभी समानता, आप जुड़वा बच्चों को देख लीजिए, कभी कभी बिल्कुल समान दिखते, कभी कभी लगता है अरे तुम्हारा वो भाई है या तुम्हारी बहन बिल्कुल अलग है, कोई मेल ही नहीं है, तुम कहाँ इतनी अच्छी, वो कहाँ इतनी बदमाश, या यार तुम तो बड़ी सीधी बड़ी प्यारी हो, वो तो बड़ी खैतर टाइप की है। तो इस तरह क्या होता है, वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके सब कुछ जो है मिल भी सकते हैं, कुछ कुछ अलग भी हो सकते हैं। अब गुण का निर्धारण कैसे होता है कि जब शुक्राणु अंडाणु मिलता है, तब कोशिका विभाजन से ही पूर्व माता पिता के 23 क्रोमोसोम निकलकर जो है 23 जोड़े क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, माता के 23 निकलते हैं, पिता के 23 निकलते हैं, और जो ये 23 जोड़े बनाते हैं क्रोमोसोम। माता तथा पिता के जीन्स भी पाए जाते हैं इन्हीं में। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के वैज्ञानिक विभिन्न आनुवंशिकता गुणों का निर्धारण भी किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वंशानुक्रम में कुछ बालक के जन्म से पूर्व होता है, वहीं जो है कुछ स्थित वहाँ पर अस्थायी रूप से बस जाता है,
जो धीरे 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 विकसित होता है। ठीक है, इसमें जो है इसको ना कुछ इसमें अंतर या तक घटाया जा सकता है ना बढ़ाया। मान लीजिए कोई बहुत ही मतलब मूर्ख बच्चा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसको और मूर्ख किया जा सकता है। ठीक है, मंद बुद्धि, हाँ उसको थोड़ा सा मतलब अस्थाई रूप से वो उसके कुछ क्रोमोस वो वंशानुक्रम उसके अंदर बसे हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा फोर्स करके थोड़ा सा 19-20 का अंतर किया जा सकता है। उसी तरह से कोई बहुत बुद्धिमान बालक है तो उसको भी कम नहीं किया जा सकता। हो सकता है अस्थाई रूप से उसके अंदर कुछ टिका हो, रुका हो, और उसको थोड़ा सा फोर्स करके कुछ अलग भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जो है यह वंशानुक्रम एक ऐसी शक्ति है जो प्राणी के विकास के लिए निश्चित दिशा में विकसित होने की सहायता करती है। ठीक है, जो विकास होता है वंशानुक्रम, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो चाहे जो भी हो, वो अगर अस्थायी रूप से कहीं टिकी हुई है वो कभी कभी समय समय पर दिखाई देती है। ठीक है, जैसे गुस्सा बहुत तेज आ जाता है तो बोलते हैं एकदम अपने बाप पर गया है, एकदम से इस तरह से गुस्सा आता है। ये एकदम मूर्खता वाला कहीं काम आता है कि बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह कभी कभी तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, ऐसे होते हैं ना, बेसिकली ऐसे बात सुनने को मिलता है। तो ये अस्थायी रूप से अंदर निहित हैं, वो कभी कभी समय पर दिख जाते हैं। जैसे बेटी बहुत सुंदर होती है, बड़ी होती है तो बहुत सुंदर लगने लगती है, तो बोलते हैं बचपन में सुंदर नहीं लग रही थी लेकिन बड़े होने बड़ी सुंदर लगती है। तो नानी वानी के घर जाए तो नानी वानी बोलती ऐसे ही इसकी मम्मी भी बचपन में सुंदर नहीं लगती थी, बड़ी हुई तो बड़ी सुंदर लगने लगी। तो क्या होता है, ये अंतर्निहित है, ये जो है समय के साथ उभर रहा है। ठीक है, तो ये आपके वो थे। अब मैं आपको कुछ पिक्चर के माध्यम से इसको मैं समझा देती हूँ, वरना आप लोग को हमेशा देखो। अब ये क्या है, आपका ओवम है। ठीक है, ये ओवम है और ये स्पर्म, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये ओवम आपका हो गया और ये आपका स्पर्म हो गया। देखिए कितने हैं यहाँ पर, तो मतलब थोड़े दिखाए लेकिन लाखों की संख्या में है, और यहाँ पर ये अंडाणु भी कई रहते हैं, ये दोनों हैं। ठीक है, अब ये अंडाणु क्या है, अंडवाहिनी नलिका में गया और ये शुक्राणु भी वहीं पर आया, और यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपनी आँख को चमकाया। ठीक है, अपनी आँख को चमकाया, दोनों को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आँख चमकाने के बाद में दोनों चिपक गए, यानी कि दोनों गले लग गए। दोनों गले लग गए तो दोनों के जो है दिल मिल गए, केंद्र में उसका दिल था और केंद्र में इसका दिल था। ये जो पूंछ है ये अलग हो गई और ये जो सर है उसका केंद्र, दोनों का दिल आपस में मिल गया तो बन गया क्या, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट जो है कोशिका में विभाजित हो गया। ठीक है, इसका विभाजन हो गया जाइगोट का। ठीक है, अब जाइगोट का जब विभाजन हो गया तो क्या हुआ, अब इसका विकास होगा। ठीक है, यहीं पर तो विकास नहीं हो सकता, अब इसका विभाजन के साथ विकास होगा। विकास होने के बाद यहाँ पर आएगा और वो धीरे 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 विकसित होगा। अब भाई विकसित होने के साथ में अभी अलग अलग तरीके से अलग अलग कोशिकाएं विभाजित होंगी, तभी बच्चे का हाथ पैर सर नाक कान मुंह पैर जो ये सब बनेगा। उसके बाद ये आ जाएगा एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो का मतलब क्या होता है कि जो है भ्रूण बनेगा, यहाँ पर आकर भ्रूण बनेगा और भ्रूण के बाद यहाँ पर आकर बच्चा बनेगा। अब आप लोग समझ गए। यहीं पर एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर अंडाणु एक है, केंद्रक एक है, लेकिन यहाँ पर दो शुक्राणु आकर आपके मिल गए। दो शुक्राणु आकर मिल गए तो अब यहाँ पर जो केंद्र कोश का विभाजन होगा वो एक यहाँ पर ले जाएगा अपना परिवार बनाएगा, एक यहाँ पर ले जाएगा अपना परिवार बनाएगा। ठीक है, इसी को अलग अलग कर देगा, एक परिवार में अलग अलग कर देगा। भाई देखो तुम अपना जो है अपना खाना पानी देखो, तुम अपना खर्चा बर्चा देखो, मैं अपना खर्चा बर्चा देखूंगा, ये बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप अपना दो दो जन्म लेंगे, यहाँ दो एम्ब्रायो हो जाएगा, यहाँ दो बच्चे आ जाएंगे। उसी में जब आपके एक अंडाणु आएगा और एक दो अंडाणु आएगा, दोनों अंडवाहिनी में आ गए और वहाँ पर दोनों में शुक्राणु मिला, तो जब गर्भाशय जो होगा उसमें दो अलग अलग बच्चे पलेंगे। दो अलग अलग बच्चे पलेंगे तो इनका दो प्लेसेंटा भी अलग अलग होगा। ठीक है, इसीलिए जब दो जुड़वा बच्चे रहते हैं तो पेट ज़्यादा निकल जाता है, क्योंकि जो है भाई दो बच्चे हैं तो उनकी जो है फैलाव ज़्यादा होगा शरीर में। तो ये सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को सब बता दिया है, देख लीजिए। ये आपके जाइगोट तैयार हो गए हैं बनकर, और ये आपके जो शुक्राणु देखो, एक जो सबसे तगड़ा वाला ये वाला सबसे तगड़ा है, ये गया केंद्रक में मिल गया, इसके बाद जाइगोट बन गया। अब देख लो यहाँ पर ये जो मोटी एक लेयर दिख रही है, यही लेयर को फोड़ेगा फाड़ेगा और उसके बाद जाकर अंदर में केंद्रक में जाके मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये पूरा जाइगोट, अब ये देखो मिल गया, यहाँ पर एक था यहाँ पर दो हो गए, यहाँ एक शुक्राणु का केंद्रक हो गया और एक आपका अपना केंद्रक था अंडाणु का, दोनों मिल गए और दोनों का बच्चे का भी से विकास होना चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं थी, जो है ये शुक्राणु है जिसको मैं बता रही हूँ कि बार बार पूछ छोड़ देता है और जो है अपना, अब देखो यही सिर लेकर जाता है केंद्रक में और एक्रोसोम
ठीक है, यही सिर लेकर जाता है, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। ये सिर है, ये इसका मध्य भाग है, ये पूंछ है, ये पूंछ वो पीछे छोड़ देता है। ये पूंछ जानते हैं किस काम करता है? ये पूंछ जो है गर्भाशय में जाने का काम करता है। जैसे मछली होती है, तैरने का काम उसका पूंछ करता है, उसी तरह से शुक्राणु में ये चलने का काम इसकी पूंछ करती है। पूंछ हिलाता हुआ चलता है और आगे बढ़ता है, और जब ये केंद्र पा जाता है तो ये केंद्र में जाके चिपक जाता है, और ये जो पूंछ है उसको छोड़ देता है, उसका काम नहीं रहता। कहता है अब तुम जाओ, अब तो मुझे अस्थायी घर मिल गया है, अब तुम जाओ अपना काम करो। तो ये जो है पूंछ इसकी चली जाती है, और जो सारे शुक्राणु बाहर निकलते हैं उसी के टाइम में ये पूंछ भी निकल जाती है। ठीक है, यही सर जो एक्रोसोम है, यही जाके आपके वहाँ पर महिला के केंद्रक से जाके अंडाणु के मिल जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी थी जाइगोट बनने तक की। ठीक है, अब इसके आगे प्रक्रिया हम लोग कल पढ़ेंगे, और इसके बाद में कल हम लोग जो है पूरा आपका किस तरह से विकास, वो गर्भ ठहर तो गया, अब हमने गर्भ ठहरा दिया है यहाँ पर। अब गर्भ ठहराने के बाद में आगे की प्रक्रिया हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितने लोगों को लाइव क्वेश्चन आंसर करना है, तो वो आप लोग बताएंगे तो मैं उसका आंसर आपको लोग को दूंगी कि हाँ ठीक है इतने टाइम में आऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस नोट वीडियो क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।